नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इससे जुड़े हुए जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनके समय के सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में और उनकी जो राजनीतिक या प्रशासनिक जो स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो यह जो टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को इतना अच्छे से कवर करने वाले हैं जिससे कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इस क्लास के माध्यम से कवर हो सकें। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस कवर करने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवर कर लें, ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो आपके सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वैदिक साहित्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और जो उस समय की जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अध्ययन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें प्रमुखता यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद आते हैं। क्या है कि जो उत्तर वैदिक काल का जैसे भी हम अध्ययन करने की शुरुआत करते हैं तो इसके सबसे पहले हमें जो कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्रमुखता जैसे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक जो हैं और उपनिषद, इन सभी की जो रचना है इसी काल में हुई थी। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु जो उत्तर वैदिक काल है उसके अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। क्या है जो उस समय के जो चित्र थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे या जो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते थे, चित्रित धूसर मृदभांड, वो भी एक क्या है महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है उत्तर वैदिक काल के अध्ययन में सहायता के हेतु। आगे नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि की प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित तथा स्पष्ट हो गई थी। क्या था कि उत्तर वैदिक काल के समय में सन 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय जो लोग थे वो धर्म, दर्शन, नीति और अपने जो आचार विचार होते थे इत्यादि जो चीज़ें हैं इन सभी की जो प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित कर चुके थे तथा इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से या भली भांति जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल के जो उस समय का जो भौगोलिक विस्तार था कि यह कहाँ तक या किस क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, तो उसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोगों का प्रमुख केंद्र मध्य देश था। क्या था जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रमुख केंद्र था क्या था, मध्य देश, जो सरस्वती नदी के से गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। क्या था कि जो उत्तर वैदिक काल के समय में जो आर्य सभ्यता के लोग थे उनका प्रमुख केंद्र तो कहने के लिए मध्य देश था, जो कहाँ तक फैला हुआ था, सरस्वती नदी से, जो आपकी सरस्वती नदी है उससे गंगा यमुना जो दोआब है उधर तक फैला हुआ था। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, या प्रमुख केंद्र इनका क्या था, मध्य देश था। आगे नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, जो उत्तर वैदिक काल का जैसे अंतिम चरण जो माना जाता है उसमें आर्य सदानीरा, आधुनिक नाम जिसका वो गंडक कहा जाता है, उस नदी पर विस्तृत हो गए थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के आते आते जो आर्य लोग थे उस समय के वो किस नदी के किनारे, सदानीरा, जो गंडक जैसे वर्तमान में किस नदी से जाना जाता है नाम से, गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी तक विस्तृत हो गए थे। पहले जो क्या था इनका सरस्वती नदी तक फैले, सरस्वती नदी से चलकर मध्य देश को होते हुए जो प्रमुख इनका केंद्र था मध्य लोगों का, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक पहुंच गए थे। इनका क्षेत्र मतलब विस्तारित हो गया था। साथ ही साथ जो इसके उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण या अंतिम सीमा तक पहुँचते पहुँचते ये लोग सदानीरा नदी, जिसे वर्तमान में गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ तक विस्तृत हो चुके थे। नेक्स्ट देखेंगे आगे उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो आर्य लोग हैं वो कौशल, विदेह तथा जो अंग राज्य हैं उनसे भी परिचित हो चुके थे। जो आपके प्रमुख जो महाजनपद हैं या राज्य हैं उन उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम चरण में जो आर्य लोग थे वो कौशल महाजनपद से, विदेह हो गया आपका, और अंग महाजनपद जो हैं आपके, इन सबसे परिचित हो चुके थे। इससे ठीक अगली वाली क्लास में हम जो प्रमुख महाजनपद हैं उनके प्रमुख राज्य और राजधानियों से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है, इससे अगली वाली क्लास में भी आप लोग सभी अटेंड करने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखेंगे हम यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जो उत्तर वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं जैसे आपकी रेवा हो गई, नर्मदा जिसे कहा जाता है, आपकी सदानीरा हो गई जिसे गंडक नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में तरक्कुद नामक जो एक पर्वत श्रृंखला है उसका विवरण भी देखने के लिए मिलता है। इनके जो मुख्य स्रोत क्या रहे हैं उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के हेतु, जो उस समय के जो प्रमुख वेद हैं
वो हो गए जैसे आपके यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं उनके माध्यम से हम इसमें अध्ययन कर पाते हैं। प्रमुख जो आरण्यक हैं उस समय के, तो उनसे हमें इसमें अध्ययन करने में सहायता मिलती है, और प्रमुख उपनिषदों के माध्यम से भी। और साथ ही साथ जो उस समय के जो चित्रधूसर मृदभांड हैं वो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें इसमें अध्ययन हेतु सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक काल के समय की जुड़ी हुई कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। इनके जो अध्ययन में जो सहायता मिलती है किससे मिलती है, ऋग्वेद हो गया आपका, सामवेद, अथर्ववेद, प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद। आगे देखेंगे चित्र जो दूसरे मृदभांड के जो साक्ष्य हैं उनसे भी उत्तर वैदिक काल के जो अध्ययन है उसमें महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। और उत्तर वैदिक काल के जो समय के जो आर्य लोग थे उनको उनका मतलब राजनीतिक व्यवस्था या उनका जो भौगोलिक विस्तार या फिर उनके धार्मिक स्थिति को देखते हुए क्या मालूम पड़ता है कि वो लोग धर्म, दर्शन, नीति, विचार और आचार विचार में आदि को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित रूपरेखा के साथ समझते थे। आगे इनके जो उत्तर वैदिक काल है इस समय कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे जो प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जो ऋग्वैदिक देवता हैं उनके बारे में भी अधिकतर पूछ लिया जाता है। इससे पहले वाली जो क्लास थी ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसमें इन देवताओं के बारे में बताया जा चुका है कि प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इनके बाद रिवीजन करेंगे इनका, क्योंकि अधिकतर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें ये कौन से आकाश के देवता हैं या इनमें से कौन अंतरिक्ष के देवता हैं, तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो आकाश के जो देवता आपके रहे हैं वो हैं आपके सूर्य, उषा, वरुण, मित्र, पूषा, पूषण आपके आकाश के देवता रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके अंतरिक्ष के देवता हैं वो हैं आपके इंद्र हैं, रुद्र हैं, वायु हैं, पर्जन्य हैं और मारुत हैं, आपके अंतरिक्ष के देवता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपके जो पृथ्वी के देवता हैं तो वो आपके रहे हैं पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, सरस्वती है, बृहस्पति आपके क्या हैं, पृथ्वी के देवता के रूप में माने जाते हैं। आगे देखेंगे जो आपका ये 9वें जो आपका ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ठीक है, इसमें सोम जो देवता है या सोम जो पेय पदार्थ है उसका भी उल्लेख मिलता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में पेय पदार्थ सोम का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे कि इसमें जो 9वां मंडल है उसमें पेय पदार्थ का उल्लेख किया गया है जो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में या किस रूप में जो है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र क्या है आपका, जो सवित्र सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र, और इसका ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो जीवन में कृषि के कारण आए और स्थायित्व के कारण क्या हुआ, उनका ऋग्वैदिक काल के छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपदों का रूप लेने लगे थे, और जो राजा था अब बड़े एक प्रदेश पर शासन करने लगा था। क्या था उत्तर वैदिक काल के समय में कि पहले जो लोग थे जीवन यापन कर रहे थे वो कृषि में पहले संलग्न थे, पहले से जो कृषि कार्य करने लगे थे। उसके बाद इससे वो लोग थोड़े बहुत अपना आजीविका या जीवन यापन करने में सफल हो चुके थे। इसी स्थायित्व के कारण क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल के जो छोटे छोटे कबीले थे एक दूसरे में विलीन होकर उत्तर वैदिक कालीन समय में क्या हो गया, इनका अब बड़े बड़े प्रदेश बन चुके थे या जनपद बन चुके थे। जिससे जो अब राजा होता था, पहले क्या होता था कि राजा एक गांव का, एक ग्राम का, एक नगर का मुखिया होता था। इसके बाद आगे क्या हुआ, एक राजा एक प्रदेश का मतलब मुखिया होने लगा। तो क्या हुआ था, जो उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे वो ऋग्वेद के लोग स्थायी रूप से बच चुके थे। क्या था उनका, वो स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। आगे क्या है, आगे क्या होता है कि जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो उनका जो जीवन यापन था वो किस में था, कृषि में प्रमुख होने के कारण इधर के लोग क्या होने लगे थे, स्थायी होने लगे थे। और ऐसी स्थायी जीवन के कारण भी वो लोग अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन था उसमें स्थिरता उन लोगों ने प्रदान की है। आगे देखेंगे कृषि के कारण जो लोग, उनका जो जीवन था या कृषि प्रमुख होने के कारण या कृषि के कारण जो उनके जीवन में स्थायित्व आया उसके प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले तो वो लोग क्या था, एक स्थायी निवास की उनकी व्यवस्था हो चुकी थी, एक स्थायी निवास के रूप में वो लोग बसने लगे थे लोग कहीं भी। आगे उनको भूमि से जुड़ाव हो गया था, क्या था, उस पर भूमि पर अधिकार और स्वामित्व की उनकी भावना बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट जो था, अन्न उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी। क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के समय में जो आर्य लोग थे वो लोग खेती से या
जो कृषि कार्य थे उनसे भलीभांति परिचित हो चुके थे, जिस कारण से उस समय का जो अन्न उत्पादन वो था उसमें काफ़ी रूप से या पर्याप्त रूप से अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। आगे देखेंगे उस समय क्या हुआ, जनसंख्या में भी पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि क्या हुआ, स्थिर जीवन से उन्हें या स्थायी जीवन से क्या हुआ, उनके जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे व्यवसायों का विकास। उस समय जो है उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे उन्होंने शिल्प, व्यापार एवं सेवा आदि का विस्तार भी किया है। आगे संगठन और शासन की आवश्यकता उन लोगों को समझ में आने लगी थी, जिस कारण से उन्होंने राजनीतिक जो संगठन थे उनका भी निर्माण उन्होंने किया है। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे तो इससे जो इम्पोर्टेंट जिनके पॉइंट्स हैं उसके माध्यम से निष्कर्ष निकलता है कि कृषि ने क्या किया था, वो जो कृषि में जो लगे होने के कारण उन लोग उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उसमें लगे होने के कारण उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था उसको स्थायित्व, समृद्धि और राजनीतिक संगठन की दिशा में आगे अग्रसर होने का मौका मिला। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उनकी राजनीतिक स्थिति से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो क्या था, ऋग्वैदिक कालीन में जो सभाएं और समितियां और बेहतर जैसी जो संस्थाएं थीं उनका बहुत महत्व था। और इनमें से जो दो संस्थाएं हैं आपकी, जो सभा और समिति, उसको क्या था, प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे अगर कभी पूछ ले जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो आपकी सभाएँ हैं, समितियाँ हैं और विदत हैं, उन संस्थाओं का महत्व तो साथ में अधिक होने के साथ साथ क्या था कि जो इसमें से दो सभा और समिति जो दो संस्थाएं थीं इनको प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेद जो है आपका, उसमें सभा को क्या कहा गया है, नरेष्ठा कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ अनुउल्लंघनीय होता है। ठीक है, जो आपकी जो एक संस्था है आपकी सभा, इसको क्या कहा गया है अथर्ववेद में, इसको कहा गया है आपका नरेष्ठा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अनुउल्लंघनीय होता है, इसको आपको नरेष्ठा कहा है अथर्ववेद में। और जो आपकी जो दो संस्थाएं हैं, सभा हो गया आपका और समिति हो गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया प्रजापति की दो पुत्रियाँ। साथ देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कृषि के विस्तार और स्थायित्व से क्या हुआ, समाज में स्थिरता आ गई थी और इन संस्थाओं का स्वरूप परिवर्तित होने लगा था। नेक्स्ट देखेंगे राजाओं की जो शक्तियाँ हैं वो क्या हो चुकी थी, अब बढ़ चुकी थी और वे प्रशासन के केंद्र भी बन गए थे। क्या था, पहले जो लोग थे वो लोग छोटे छोटे कबीलों में निवास कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे जो कबीले थे वो बाद में बड़े होकर के एक दूसरे में विलीन होकर के बड़े बड़े जनपदों का रूप लेने लगे, जिससे कि क्या हुआ, एक जो राजा होता था वो एक बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा था, जिससे राजाओं की जो शक्तियाँ बढ़ गई थी और साथ ही साथ अनेक वो प्रशासन के केंद्र जो हैं वो बन गए थे। आगे क्या हुआ कि जो कर व्यवस्था है, जैसे बलि हो गया, भाग हो गया, शुल्क हो गया, वो नियमित हो गई थी, जिससे राज सत्ता और मजबूत हो चुकी थी। पहले क्या होता था, एक प्रकार का कर लगाया जाता था प्रजा के ऊपर राजा के द्वारा, जिससे जो प्रजा होती थी इस बलि नामक कर को अपनी स्वेच्छा से अपने राजा के लिए देती थी, जिससे वो राजा अपने प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता था। तो बाद में क्या हुआ, जो कर व्यवस्था के अंदर जो बलि हो गया, जैसे आपका एक कर, एक भाग है या शुल्क है, जो नियमित हो गई थी और जिससे राज सत्ता में और मजबूती बढ़ चुकी थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, स्थायी जीवन से क्या हुआ कि उस बड़ व्यवस्था को अधिक संगठित किया गया। जो उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे उन्होंने स्थायी जीवन के चलते अपनी जो उस समय की बड़ व्यवस्था थी उसको और अधिक संगठित किया। जैसा कि आपकी बड़ व्यवस्था आपको जानकारी होगी, चार बड़ों में विभाजित है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र। इसमें सबसे जो उत्तम व्यवस्था है वो आपकी ब्राह्मण वर्ग की थी और सबसे निचली व्यवस्था जो है आपकी वो शूद्र वर्ग की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है और उससे जुड़ी जो कुछ धार्मिक स्थिति हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। साथ ही साथ एक स्लाइड के माध्यम से और समझाना चाहेंगे आपको कि जो उस समय उत्तर वैदिक कालीन राजा थे उनके पास अपनी कोई स्थायी सेना तो होती नहीं थी। वो लोग क्या था, प्रजा का ही, मतलब उनको प्रशिक्षण के माध्यम से उनका ही अपने जो सुरक्षा थी उनके उसके लिए या कहीं जो लड़ाई वगैरह होती थी उसके लिए उसका उपयोग किया करते थे। तो हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो उस समय बड़ व्यवस्था का एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी। क्या था कि ऋग्वैदिक काल के समय में जो धार्मिक स्थिति या बड़ व्यवस्था जो थी वो एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके कारण कुछ बड़ के जो अपने अलग अलग देवता भी हो चुके थे। पुरुष सूक्त में ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब ऋग्वैदिक काल में पृथ्वी के देवता हो गए थे। क्या है कि जो आपका और ऋग्वैदिक काल में क्या समय आया आपका कि बड़ व्यवस्था एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके कारण कुछ बड़ जो हैं अपने अपने, जैसे आपका जो ब्राह्मण वर्ण है वो अब अलग ही देवता को मानता था, आपका शूद्र वर्ण है वो अलग देवता को मानने लगा था, या क्षत्रिय वर्ण अलग देवता को मानने लगा था। पुरुष सूक्त में क्या बताया है कि ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता अलग थे और जो पृथ्वी के पशुओं के जो देवता थे वो अब ऋग्वैदिक
उत्तर वैदिक काल में पृथ्वी के देवता हो चुके थे। जो आपके उत्तर वैदिक जो काल के जो लोग थे उनका क्या हो चुका था, सबसे पहले तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या हो चुका था आर्यों का, उस समय इनका मुख्य व्यवसाय जो था आपका उत्तर वैदिक काल के लोगों का या आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था। ठीक है, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था इनका था वो मुख्य व्यवसाय कृषि। जो आपका आयुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, इस ग्रंथ से क्या देखने को मिलता है कि जो ये लोग जो आर्य लोग थे वो कृषि से संबंधित इनकी जो सभी क्रियाएं थी, जैसे आपकी जुताई हो गई या फिर आपकी जो बुआई हो गई या कटाई हो गई या मड़ाई, इन सभी का विवरण देखने के लिए मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल में। जो आर्य थे या उस समय जो आपके जो वेद थे शतपथ ब्राह्मण में, उसके यजुर्वेद के शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कृषि से संबंधित जो चारों क्रियाएँ हैं आपकी, जुताई हो गया आपका, जैसे बुआई हो गई, कटाई एवं मड़ाई, इन सभी का विवरण भी देखने के लिए मिलता है। आगे आपका देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो आपकी आर्यों की जो मुख्य फसलें थी वो क्या क्या थी आपकी मुख्य फसलें। आर्यों की जो मुख्य फसल थी उत्तर वैदिक काल के समय में, तो वो आपकी क्रमशः जैसे जो आपकी चावल हो गई, चावल आपकी मुख्य फसल थी उस समय। आपके जो है जैसे धान कहा जाता है, एवं गेहूँ जो है आपकी, ये भी मुख्य फसल थी उस समय। ठीक है, यजुर्वेद में चावल जो धान है उसका उल्लेख किस नाम से हुआ है, ब्रीही नाम से हुआ है। ठीक है, यजुर्वेद जो है आपका उसमें जो चावल है उस फसल को किस नाम से जाना गया है, आपको ब्रीही नाम से जाना गया है। ठीक है, और आपका जो इस काल में कहीं कहीं पर चावल धान को तंदुल भी कहा गया है, और किस नाम से जाना गया है चावल को, आपको इसमें तंदुल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जहाँ कपास का वर्णन हो। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में गेहूँ और धान और चावल के अलावा कहीं भी आपको कपास का उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो चार अलग अलग प्रकार के जो आपके बर्तन थे उनका उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो आपके चार प्रकार के जो बर्तन या मृदभांड जो थे आपके, उनका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो वो चार प्रकार के बर्तन जो थे वो कौन कौन थे आपके, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आपके पहले जो बर्तन थे वो थे आपके काले, कृष्ण एवं लाल रंग के मिश्रित बर्तन थे। ठीक है, पहले जो बर्तन आपके थे वो थे आपके काले कृष्ण बर्तन, और आपके जो थे लाल रंग के एवं लाल रंग मिश्रित बर्तन मृदभांड। ठीक है, दूसरे जो आपके बर्तन थे वो थे आपके काले कृष्ण बर्तन। ठीक है, सिर्फ काले कृष्ण बर्तन। जेब आपके ऊपर जो थे आपके वो मिश्रित बर्तन थे आपके। फिर अगले जो थे आपके काले बर्तन मृदभांड थे। तीसरे जो आपके बर्तन थे वो आपके लाल बर्तन थे, और चौथे जो आपके बर्तन रहेंगे वो रहेंगे आपके चित्रित धूसर बर्तन मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, आगे तो इसी के साथ आज का जो अपना चैप्टर था, आगे नेक्स्ट थोड़ा और रह गया है इसमें। आगे देखेंगे हम उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक काल के समय के जो आर्य लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति के वर्णन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर वैदिक काल के आते आते क्या था कि बड़ व्यवस्था बहुत कठोर होने लगी थी। इस काल में जो व्यवसाय हैं वो भी आनुवांशिक होने लगे थे। क्या था कि जो बड़ व्यवस्था उस समय हो चुकी थी, कितनी हो चुकी थी, कठोर व्यवस्था हो चुकी थी। एक बड़ व्यवस्था बहुत ही कठोर हो चुकी थी। आगे जो उस समय जो आपका बड़ व्यवस्था थी या जो आपके जो बड़ थे वो किस प्रकार से आपके व्यवसाय, उसके उस समय के जो व्यवसाय थे वो कैसे होने लगे थे, आपके बड़ व्यवस्था के चलते आनुवांशिक होने लगे थे व्यवसाय।
कि यह वाला जैसे अगर ब्राह्मण वर्ग का जो आदमी है वो यही कार्य करेगा, और अगर क्षत्रिय है तो वो यही कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे चल के उत्तर वैदिक कालीन समय के समय, उत्तर वैदिक काल के समय क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था के चलते व्यवसाय जो थे वो किस प्रकार से होने लगे थे, आनुवंशिक होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो किस में 4 वर्णों में विभाजित था। क्या था कि उत्तर वैदिक काल के समय जो है आपका जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। आपको जो 4 वर्ण हैं वो आपको पहले से 2-3 बार हम बता चुके हैं कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के समय जो आपका पहला जो है आपका ब्राह्मण हो गया, दूसरा जो आपका है वो हो गया आपका क्षत्रिय, तीसरा जो आपका है वो हो गया आपका वैश्य, चौथा जो आपका है वो है आपका शूद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। आगे इसका जो समाज कैसा बताया गया है उत्तर वैदिक काल का, पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल के समय। उस समय जो समाज था किस प्रकार का समाज था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। इस काल में सामाजिक जो व्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या हो गया था, वर्ण आश्रम व्यवस्था हो चुकी थी। आगे कहीं कहीं से सर्वप्रथम जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें 4 वर्णों के कर्तव्यों का अलग अलग उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। आगे देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो केवल वैश्य वर्ण क्या है कर चुकाता था, केवल जो वैश्य वर्ण है आपका सिर्फ वही कर देता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के समय जो वैश्य वर्ण होता था इसको कर चुकाने की व्यवस्था तो यह कर देना पड़ता था इनको। ठीक है, आपका जो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण है वो वैश्यों के द्वारा किए गए जो कर है उस पर निर्भर रहते थे। तो जो ब्राह्मण वर्ण था उस समय उत्तर वैदिक काल के समय, और जो क्षत्रिय वर्ण था वो क्या था, वैश्यों के द्वारा जो दिए गए कर होते थे उस पर निर्भर रहा करते थे। आगे देखेंगे जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें वैश्य को दूसरे को बलि देने वाला या अनस्य बलिकृत भी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें क्या बताया है, जो वैश्य हैं आपके उनको क्या बताया गया है कि ये लोग दूसरे को बलि देने वाला, इनको दूसरे को बलि देने वाला या अनस्य बलिकृत कहा गया है। दूसरे को बलि देने वाला कहा है, या एक और इसका रूप जो है अनस्य बलिकृत से कहा है। आगे देखेंगे चौथे तथा जो अंतिम वर्ण है शूद्र, उसका जो उल्लेख है या उसका जो कार्य है, मुख्य कार्य वो बताया है आपको। तीनों वर्णों जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और वैश्य हो गया, इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो जो चौथा आपका जो वर्ण था आपका शूद्र। ठीक है, तो इनको क्या कार्य बताया गया था उत्तर वैदिक काल के समय कि आप क्या है जो अन्य तीन जो वर्ण हैं उनकी सेवा करेंगे, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना आपका परम कर्तव्य होगा। ठीक है, किनका है ये कार्य, शूद्र का कार्य बताया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसमें छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया और वानप्रस्थ हो गया। तो आपका जो उत्तर वैदिक काल के समय जो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत जो 3 आश्रम जो हैं सर्वप्रथम उनका वर्णन दिया गया है। जैसे आपका सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य हो गया, आपका है गृहस्थ हो गया और वानप्रस्थ हो गया। ठीक है, इन तीनों आश्रमों का जो है सबसे पहले वर्णन जो है वो किस में मिलता है, आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे जो जावालो उपनिषद है उसमें क्या है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया और आपका संन्यास, चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है, वो मिलता है आपका जावालो उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम चारों उपनिषदों का जो वर्णन है, ये चारों जो आपके आश्रम हैं उनका वर्णन किस ग्रंथ के उपनिषद के अंतर्गत मिलता है, तो आप बताएंगे जावालो उपनिषद ग्रंथ के अंतर्गत सर्वप्रथम चारों जो आपके आश्रम हैं ब्रह्मचर्य जैसे हो गया आपका और
ग्रस्त हो गया आपका, वानप्रस्थ हो गया, और साथ ही साथ इसमें एक और जो बढ़ गया है वो कौन सा है आपका सन्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो गार्गी है और मैत्री हैं जैसे कई विदेशी जो अन्य महिलाएं हैं उनका वर्ड देखने के लिए भी मिलता है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है। तो आइए कल की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक जो मगध आपके मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में हम। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी की तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो क्लासेस आपको है कितनी हेल्पफुल रही। आगे ऐसे ही कंपटीशन सिलेबस से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी होने पर प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में मदद मिल सके। वीडियो देखने एवं चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल, थैंक यू एंड थैंक यू।